नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अनुराग मिश्रा से। अनुराग मिश्रा का जन्म बनारस में हुआ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर अपने एक्टिंग के सपने को परवान चढ़ाया। अनुराग ने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि डायरेक्शन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया है। अनुराग ने फिल्म भोजपुरी फिल्म बाबा रंगीला को निर्देशित किया है, तो भोजपुरी फिल्म शेर दिल घातक के भी डायरेक्टर हैं अनुराग मिश्रा। तो अगर एक्टिंग की बात करें तो टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में अनुराग ने एक्टिंग की है, तो धारावाहिक बंदनी में भी अदाकारी की है, तो वहीं क्राइम शो, बहुत ही फेमस क्राइम शो सीआईडी में भी नजर आए हैं अनुराग मिश्रा। तो वेब सीरीज, बहुत ही लोकप्रिय वेब सीरीज लेकिन एडल्ट वेब सीरीज गंदी बात में भी एक्टिंग किया है अनुराग मिश्रा ने। और इसके साथ ही अनुराग सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर नहीं है, अनुराग राइटर भी है। अनुराग ने किताब जो होगा अच्छा होगा को भी लिखा है, तो वहीं मेला दामन, उत्सव बिन उत्सव कैसा, एक रुका रुका सा सफर, तो वहीं बहुत जल्द इनकी जो किताब है गजलों की रफूगर और फिर कहानी की किताब हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली। तो वहीं वेब सीरीज द डेविल स्टील में भी जल्द अभिनय करते हुए नजर आएंगे अनुराग मिश्रा। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, निर्देशन और लेखन के सफर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता, निर्देशक और लेखक अनुराग मिश्रा। अनुराग जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वदेश न्यूज देखने वाले सभी लोगों को दिल की गहराइयों से नमस्कार। अनुराग जी, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, लेकिन शुरुआत में जब आप स्कूल या कॉलेज में होंगे, जब एक तमन्ना होती है कि आपको क्या करना है और जब आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, पहली बात तो उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और आप कैसे शुरुआत करना चाहते थे? एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर, कैसे आप शुरुआत करना चाहते थे? ये एक ऐसा सफर है कि मुझे ये तो पता चल गया था बहुत जल्द कि मुझे बनना तो क्रिएटिव फील्ड में ही कुछ है। और अब चूंकि बहुत छोटा था और ऐसे परिवार से बिलोंग करता था कि जिसमें एक्टर, राइटर, डायरेक्टर टाइप की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। मतलब लोग नहीं जाने देना चाहते थे इस फील्ड में। और पिताजी और माताजी का सपना था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। और ये बोझ जैसे ही मेरे कंधों पे आया तो मैं, अच्छा, इसकी कोई खास वजह? आईपीएस, आपके घर में कोई आईपीएस ऑफिसर था या पुलिस में था, कोई खास वजह? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड जैसा वहाँ होता है यूपी में कि हर घर से एक आध ऑफिसर होते हैं, ए ग्रेड ऑफिसर होते हैं। तो भाई होता है कि आपके ऊपर भी एक प्रेशर है कि आप भी कुछ अच्छा कर लो। और सरकारी नौकरी तो इंडिया में वैसे भी मानी जाती है कि सरकारी नौकरी होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, सरकारी नौकरी का आपने जिक्र किया, सरकारी नौकरी को लेकर मीम्स बड़े सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। आपने भी देखा होगा, हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था जब आपके पिताजी बात करते होंगे, लेकिन आजकल सरकारी नौकरी को लेकर मीम्स बड़े वायरल होते हैं जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जब मैं क्लास 8th में था तो मम्मा ने मेरा डांस देखा कई बार। वो बोलती थी, कैसेट लगा देती थी, उस समय कैसेट चला करते थे जी। तो बोलती थी अनुराग डांस करो। फिर जब मैं डांस करता था तो वो बोलती थी कि मेरी बहुत इच्छा है कि तुम हीरो बन जाओ, एक्टर बन जाओ। हाँ। लेकिन पापा जो है मानेंगे नहीं। तो क्लास 8th में जो है पहली बार जो है इतनी हिम्मत आई कि मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे एक्टिंग वगैरह करनी है। अच्छा, मैं आपको ना बार बार बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो मुझे ना कुछ और पूछने का मन करता है। आप कौन से गाने में डांस किया करते थे, ये भी हम जानना चाहेंगे। वो एक मेरे बचपन में एक प्रभुदेवा जी का गाना था, उर्वशी उर्वशी और मुकाबला मुकाबला करके। हाँ, मुकाबला बड़ा ही चला है वो। हाँ, शायद वो गाना इसलिए बना होगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है बना होगा क्योंकि मेरा ही जीवन परिवर्तन हुआ। अच्छा। और मम्मी को बहुत पसंद आता था। मेरे मम्मी पापा के कारण ये नहीं बोल पाते थे कि भाई तुम जाओ और तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो फिर पापा को जब ये मतलब उनको बहुत पैनी नजर है मेरे पिताजी की, तो उन्होंने देख लिया कि ये और अगर कुछ बनाने जाऊंगा तो नहीं बन पाएगा। हाँ। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन एक बात है बेटा कि तुम्हारा ब्लड जो है वो बॉलीवुड के ब्लड से मैच नहीं करता। जो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बहुत ज्यादा और मतलब कुछ सुन के झूठी मुस्कान चेहरे पे रख के नहीं रह पाओगे शायद। हाँ। और वहां पे ऐसा होता है कि हम जैसे लोग जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे लोग हैं उनको गुजारा नहीं होता। तो मैंने बोला कि जहां तक हो लेगा वहीं तक कर लेंगे। ठीक। और मैं चला आया, फिर सफर शुरू हो गया।
तो जब आप मुंबई आए तो आप जो सोच कर आए थे आप, तो उस हिसाब से जी। चीजें थी या उस हिसाब से ज्यादा बेहतर आपको चीजें मिली, या शुरुआती तौर में थोड़ा सा ज्यादा जो आप सोच कर आए तो उससे कमतर हुआ, और कभी कभी आप शॉक्ड भी हुए कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, अच्छा ऐसा भी होता है क्या मुंबई में? हाँ, ये सारी चीजें हुई। मेरी लाइफ जो है पूरी बहुत सामान्य लाइफ रही है। कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं जो मैंने अपने लिए बनाई है, वही स्पेशल चीजें हैं। बाकी मुंबई जब आया तो यहाँ पे मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था, और वही जो हर आदमी करता है, फोटो खिंचवाई और बैग में लेके घूमना शुरू कर दिया। बहुत जी। दूर दूर तक पैदल चलना, ऑडिशंस देना। कुछ ऑडिशंस अच्छे होते थे, कुछ खराब हो जाते थे। कुछ लोग ढंग से बात नहीं करते थे तो आदमी नर्वस हो जाता था, और फिर वहां पे कुछ और ही बोल रहा है, और बाहर निकल के ये होता था कि यार मैं क्यों एक्टिंग करने आ गया, ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर हीरोज जो उस टाइम थे वो मुझसे एज में बहुत बड़े थे, मैं बहुत छोटा था। तो मुझे लगता था कि यार हीरोज मतलब ऐसे कैसे, ये तो पूरा इंतजार करना पड़ेगा मुझे 20 साल हीरो बनने के लिए। अच्छा। तो धीरे धीरे अच्छा, हीरो का आपने जिक्र किया, तो क्या आप हीरो बनने गए थे आप मुंबई में? आप नहीं, मैं एक्चुअली मनोज बाजपेयी का बहुत बड़ा फैन था मैं, और मैं मनोज बाजपेयी ही बनने आया था। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसी कोई नहीं थी कि मैं मतलब कॉमर्शियल सिनेमा हीरो बन जाऊं और रोमांस, ऐसा कुछ नहीं। मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें चाहिए थी, जिससे मैं ये दिखा सकूं मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ। बेसिकली ये चीज है, ये दिमाग में था कि मनोज जी को फॉलो करना है या किसी ऐसे एक्टर को फॉलो करना है कि जिससे संतुष्टि मिले। जी। तो इसके बाद फिर जो पहला ब्रेक था आपका, वो पहला ब्रेक कैसे मिला आपको मुंबई में, और क्या था वो पहला ब्रेक? मैं बहुत बुरी तरह जूझने लगा था, और जो पैसे लेके आप आते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। जी। शहर ऐसा ही है। तो अच्छा, ये पैसे का आपने जिक्र किया तो मैं इसमें थोड़ा एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आप कुछ हिसाब किताब करके लेकर आए होंगे कि इतना पैसे मैं लेकर आया हूं और इतना महीने या इतना महीने चलेगा, तो कितने महीने का हिसाब किताब था और कितने जल्दी वो खत्म हो गया था पैसे वो? नहीं, जब मैं पहली बार आया तब तो मेरे पास पैसे थे, लेकिन जब मैं इस इरादे से यहाँ पे आया कि अब मुझे स्ट्रगल करना है और एक्टर बनना है, तो मेरे पास मुश्किल से 1700-1800 रुपए थे। अच्छा। क्योंकि हाँ, और घर से मैं मदद नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि घर के इशारों में मैं चल नहीं रहा था। निश्चित रूप से 1700-1800 रुपए में तो आप वहां पर एक दिन का आप बड़ा मुश्किल से आप एक दिन का किसी होटल में आप रूम ले पाते हैं, आप मुश्किल से। हाँ, बेसिकली। और फिर वही हुआ जो हर लोगों के साथ होता है, एक चौल थी, और वहां पे मैं और मेरे साथ एक दो लोग और थे। तो हुआ कि हो जाएगा यार, काम मिल जाएगा, आग है सीने में, आग है तो निकलेगी कहीं। तो हम लोग आए, रुक गए, और उसके बाद वही स्ट्रगल का सफर शुरू हो गया, क्योंकि पैसे तो खत्म हो गए 2-4 दिन में। जी। तो एक कांटेक्ट नंबर मुझे मिला किसी के थ्रू, और मैंने उनको फोन किया और मैंने बोला कि भैया या सर, ऐसे ही कुछ बोला था, और वो आज तक मेरे बहुत करीबी हैं। तो मैंने बोला कि मुझे एक मौका चाहिए, एक डायलॉग बोलने का मौका चाहिए, उसके बाद मैं अपनी जगह बना लूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, मेरे एक डायलॉग टीवी पे आ जाए, बस ऐसा कर दो आप। तो उन्होंने बोला कि यार तुम इतना बोल रहे हो तो कर देंगे, लेकिन नए लड़कों में भरोसा जो है किसी को नहीं होता। मैंने बोला कि भैया प्लीज देख लो, कुछ कर लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम की जरूरत है और मैं तैयार हूँ काम के लिए। बेसिकली इसलिए नहीं बोल रहा आपसे कि मुझे काम करो और पैसों की जरूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो एक छोटा सा कैरेक्टर, सीआईडी एक सीरियल आता था, एक छोटा सा कैरेक्टर था कि मैं पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल भर रहा हूँ, और वहां पे सीआईडी के इंस्पेक्टर आते हैं और पूछते हैं इसे कहीं देखा है? तो मैंने बोला नहीं, लेकिन ये आते जाते हैं, ऐसा कुछ था डायलॉग। तो उन्होंने बोला ठीक है, 1-2 बार रिहर्सल हुई, उसमें मुझे डांट भी पड़ गई कि सर आए तो तुम मतलब अटेंशन नहीं दे रहे हो सर को। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अटेंशन भी दे देता हूँ। फिर वो एक डायलॉग, और वो एक मैं ठीक से तैयार भी नहीं, फ्रेश होकर भी नहीं जा पाया था। मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियां थी कि मैं सीधे सेट पे ही जाना पड़ा मुझे। और लेकिन वो जो सिलसिला चला वो रुका नहीं फिर, और धीरे धीरे मेरे रोल बढ़ते चले गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब एपिसोड्स जो है मैं होता था एपिसोड में। क्या बात है। और जी। तो सीआईडी से आपकी शुरुआत हुई और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सफर रहा। फिर उसके बाद फिर ये सफर फिर आगे कैसे बढ़ा? और क्योंकि देखिए सीआईडी में आप कभी कुछ छोटा छोटा रोल, कभी कुछ, तो एक जो बड़ा रोल होता है जिसकी आप हमेशा एक सोचते होंगे, जब आप घर में जाते होंगे, एक डायलॉग, एक लाइन के डायलॉग या 2 लाइन के डायलॉग बोलने के बाद सोचते हो कि यार वो वक्त भी आएगा जब जो ये कलाकार दिख रहा है टीवी में, ये इतने बड़े बड़े रोल कर रहा है, मैं भी करूंगा। तो वो जो बड़ा सीन था, जैसे कि आपने पूरे सिर्फ आप ही उसके मुख्य अभिनेता है, वो कौन सा था? सीआईडी में था या किसी और में था? कौन सा था वो? वक्त कब आया आपके लिए?
वो एक्चुअली उस बीच मैंने फिल्म वगैरह की थी, सुनंदो सुनंदो श्यामल मित्रा की फिल्म थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ। वो की, और उसमें अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत सी चीजें खुल चुकी थी। होता है कि आप जब तक आप संकुचन में होते हो आप बहुत अच्छे एक्टर नहीं होते, जब जी। आप खुल जाते हो आपको ये डर खत्म हो जाता है कि आपके जुबान से जो चीजें निकल रही हैं वो क्या है, क्योंकि आप इतने एक्यूरेट हो जाते हो कि आपको मालूम होता है कि आप सही ही बोलोगे। लेकिन ये वाकया मेरे साथ तब हुआ जब एक दिन फिर इसी तरह हुआ, मैं ऑडिशंस दे दे के परेशान था, और लोग बोलते हैं कि ऑडिशंस से बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो मैं एक ऑफिस में गया और वहां पे एक कास्टिंग पर्सन थे, तो उनसे मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं एक्टर हूँ और मुझे अच्छा करना है, और ये कैसे किया जाता है ये मुझे नहीं मालूम, या कैसे ये रोल लोग ले लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अच्छा करना है, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। उस समय मैंने पैसे वगैरह कमा लिए थे क्योंकि राइटिंग का काम चल रहा था। अच्छा, राइटिंग भी आपने उस वक्त शुरू कर दी थी आपने? जी जी जी। तो आप किसके लिए लिखा था आपने सबसे पहले आपने? वैसे तो पहले तो छोटी मोटी कहानियां और अखबारों के लिए। हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है आपके अनुराग जी? हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से सफर शुरू हुआ था, और एक फिल्म मैंने लिखी थी जो बन नहीं पाई, लेकिन उसका काम बहुत दूर तक चला गया था, तो इतने पैसे आ गए थे कि मैं ये कह सकता था किसी से कि मुझे पैसे मत दो लेकिन मुझे काम अच्छा चाहिए। अच्छा। तो फिर एक कॉल आती है मुझे शाम को कि कल से आप फ्री हो? मैं बोला कि हाँ फ्री हूँ, बताइए। तो बोले कि सर एक कैरेक्टर है और क्राइम पेट्रोल है, और मैंने बोला कैरेक्टर है, तो मैंने तो पहले ही मना किया था कि मैं छोटे कैरेक्टर नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छे कैरेक्टर चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बोली सर ये मेन लीड का कैरेक्टर है। तो मैंने बोला हाँ सुनाइए। तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि हो सकता है कि लोग बता दें और उसके बाद करें कुछ और। अच्छा, फिर तो शूटिंग में जाए तो पता चला कि मैं वो कैरेक्टर है ही नहीं, अब तो बुला लिया, अब तो करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर वो कैरेक्टर सुना मैंने, तो कैरेक्टर बहुत नेगेटिव था लेकिन बहुत प्यारा कैरेक्टर था। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। और फिर जब मैं लुक टेस्ट के लिए गया तो जो डायरेक्ट कर रहे थे वो आए, उन्होंने बोला कि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने बोला हाँ पढ़ी है। तो बोले यार देखो ये पहला इंडिपेंडेंट है मेरा ये एपिसोड, उनका वो डायरेक्टर का भी। तो मैंने बोला कि ठीक है इंडिपेंडेंट तो पहला मेरा भी है। हाँ। तो करते हैं कुछ मिलके। तो उन्होंने बोला कि आपने स्क्रिप्ट जो पढ़ी है कहीं से भी मुझे एक पार्ट प्ले करके दिखा दो आप। जी। तो मैंने बोला ठीक है लगाइए कैमरा, करता हूँ। तो ये कैमरा छोड़ देते हैं, किधर करके दिखा दो आप। ओके। तो मैंने बोला ओके। तो मुझे एक पार्ट बहुत प्यारा लगा था उस स्क्रिप्ट में, तो वो मैंने प्ले किया वहां पे। और जब मैंने प्ले किया तो डायरेक्टर जो थे वो काफी देर तक शांत रहे, फिर बोल रहे हैं यार यही करेगा। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है। दूसरे दिन से हम लोग शूट पे थे और फिर एक के बाद एक एक्चुअली क्राइम पेट्रोल का जो शूट होता है बहुत जल्दी होता है, मतलब बहुत सारे सीन्स होते हैं और हमें 3 दिन में शूट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एक के बाद एक सीन्स जब देना शुरू किया मैंने, और डायरेक्टर सर जो थे उन्होंने कहा कि यार मुझे एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी एपिसोड करूं तुम उसमें रहो। और फिर सिलसिला बन गया। चलिए, तो जिस रोल के लिए आपका मुंबई आना हुआ था वो रोल आखिरकार आपको यहाँ मिला, और बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से आपने का रिस्पांस था डायरेक्टर का। और अच्छा, जब आप इस तरह के जब रोल आपने किया जब लीड में, उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जैसे पिताजी आप चाहते थे कि इस फील्ड में नहीं जाए, तो फिर जब पिताजी को कब लगा कि चलो वाकई अब मेरा बेटा सही में अच्छा वो मुंबई गया, अब क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो नहीं कर रहा लेकिन अपने मन से कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, कब ऐसा लगा? और अगर कुछ कभी उन्होंने फोन करके बोला या कभी ऐसा जिक्र किया, या फिर पिताजी अक्सर कभी कभी जिक्र भी नहीं करते हैं, तो या फिर ऐसा भी हुआ आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी भी बहुत रिजर्व रहते हैं और वो बहुत बड़ी हस्ती हैं मेरी नजर में। और ऐसा तो हर बेटे के साथ होता है कि उसका पिता उसकी नजर में जो है एक बड़ी हस्ती होता है, उसका हीरो होता है, रोल मॉडल होता है। लेकिन वो वाकई में उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वो बिजी रहते हैं, मशरूफ रहते हैं अपने कामों में समाज की। अभी भी वो समाज सेवा कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे। मेरे इंटरव्यू के बाद भी हो सकता है उनके पास भी टाइम ना हो कि मेरा इंटरव्यू देखें। लेकिन जब उन्होंने गंभीरता से देखा और मेरी चीजों को समझा, और फिर एक दो बार मैं थक भी गया। 2010 की बात है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मेरी कुछ चीजें आ गई थी, लेकिन डिप्लोमेसी और ये सब चीजें मुझसे होती नहीं थी। तो मैं बहुत ज्यादा थक गया, और तब तक उनको बिलीव हो चुका था कि मेरा बेटा कर लेगा। और वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया था कि मेरा बेटा जो है एक्टर है, और वो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा काम करता है।
और वो बहुत निष्पक्ष आदमी है, तो वो अगर मैं खराब करता हूँ तो वो ये भी बोलते हैं कि तुम यहाँ खराब लग रहे थे, या तुम यहाँ अच्छे नहीं लग रहे थे, या तुमने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो एक बार मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं घर पहुंच गया। जब मुझे ये फील हुआ कि अब मेरे माँ बाप मेरे सपोर्ट में है, मैं वो घटना आपको बता रहा हूँ। तो मैं घर जाता था और भागा भागा रहता था कि मम्मी जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। इस बार जो है मैं कही नहीं रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो एक दिन हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, मैं, मम्मा और पापा। तो 8-10 दिन हो गया था, मैं मुंबई का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। तो मॉम ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम मुंबई कब जाना है तुमको? तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं बहुत इमोशनल हो गया उस समय। और मैंने बोला कि मम्मा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ कर लूंगा और कुछ कर लूंगा, और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर पापा खाना खा रहे थे, उन्होंने मुझे एक लुक दिया और फिर वो खाना खाने लगे। खाना खा के वो गए और फिर वहां से आया और टॉवेल उनके हाथ में थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और टॉवेल के हाथ पोंछते पोंछते उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि था बड़ी गौर से सुन रहा जमाना कि तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। और वो 2010 का वो दिन है जब पापा ने ये शेर मुझे सुनाया। किसका है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी नजर में वो मेरे पापा का हो गया। और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद सिलसिला आपका बढ़ता गया। फिर जो पापा का बेटा था, जो एक समय हार मानने वाला था, लेकिन जब पापा ने मोटिवेट किया तो उस मोटिवेशन से इतना वो बेटा आगे बढ़ गया कि फिर अभिनेता से वो निर्देशक भी बन गया। आपने भोजपुरी फिल्म बाबा रंगीला को भी निर्देशित किया है, तो फिल्म शेर दिल खाता के आप डायरेक्टर भी रहे हैं। तो कैसे डायरेक्शन का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली बीच में मैंने कुछ ऐसा काम किया जहां मुझे ये फील हुआ कि एज एन एक्टर मैं खड़ा हूं और मैं इससे बहुत ज्यादा कर सकता हूं, या सामने वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा कर सकता है, लेकिन हमें वो कंफर्ट लेवल मिल नहीं रहा है। और उसकी वजह चाहे टीवी का बजट रहा हो, चाहे वो कम दिन में शूट करना रहा हो। तो मेरे दिल में ये चल रहा था कि मैं एक ऐसा सिनेमा बनाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं ये खालिश निकाल दूं अपनी, या मुझे ये समझ में आ जाए कि नहीं, डायरेक्टर वाकई में इतना मजबूर होता है कि वो आपको स्पेस नहीं दे पाता। अच्छा, मैंने देखा अक्सर एक अभिनेता डायरेक्टर तभी बनता है जब उसको लगता है कि यार जो मैं करना चाहता हूँ एज ए एक्टर, वो डायरेक्टर मुझे करने दे नहीं रहा है, और मुझे लगता है अगर मैं ये करूँ या ये हो तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो एक फोन मुझे 3 बजे रात को आता है कि अनुराग, एक सिनेमा डायरेक्ट करना है तुमको। वो मेरे परिचित थे पुराने। तो मतलब 3 बजे रात को आप फोन करके ये बोल रहे हो कि सिनेमा डायरेक्ट करना है, मतलब क्या मजाक है ये सब। तो हालांकि उसके पहले भी मैं 1-2 सिनेमा कर चुका था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया था, मैं घोस्ट में था। तो इंडिपेंडेंट ये था मेरा पहला। तो उन्होंने बोला कि नहीं करना है, तुम आ जाओ, सन एंड सेंड आ जाओ, यहाँ पे एक होटल है 5 स्टार होटल। तो बोले कि सन एंड सेंड आ जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ 3 बज रहा है दादा, अगर आपने परेशान किया होगा ना तो यार बहुत मुसीबत रात के 3 बजे। हाँ। तो वहां मैं पहुंचा तो वहां पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो मैं बोला हाँ बताइए साहब, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने बोला, जो मेरे सीनियर थे, कि ये लड़का जो है, प्रोड्यूसर से वो बोल रहे हैं कि ये लड़का जो है बहुत टैलेंटेड लड़का है और जो भी करेगा ना ये अच्छा करेगा, और इसके ऊपर विश्वास करिए आप सर। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि मैं फिल्म लाइन का बंदा नहीं हूँ। प्रोड्यूसर साहब ने बोला मैं फिल्म लाइन का बंदा नहीं हूँ, 40 लाख का मुझे कोई डायरेक्टर चूना लगा के चले गए हैं, और अब मुझे फिल्म बनानी है। तो मैंने बोला 40 लाख आपके पास से चले गए हैं, आपको फिल्म बनानी है, तो आपके पास बचे कितने होंगे? तो बोले कि नहीं, मेरा 1 करोड़ का बजट है और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं 60 लाख में सिनेमा बनाऊं? तो बोले हाँ। मतलब मैं सोच के बताता हूँ। तो बोले सोचना नहीं है। तुरंत उन्होंने चेक काटा और मुझे 3 लाख रुपए का शायद उन्होंने चेक दे दिया कि आप डायरेक्टर हो, आप राइटर भी, आप करो। मैंने बोला यार डायरेक्टर राइटर तो मैं नहीं हो पाऊंगा। और उनकी एक और शर्त थी कि 6 दिन बाद से उनकी ओपनिंग थी और उन्होंने किसी मंत्री को बुला रखा था ओपनिंग में। हाँ, और ना हीरो ना हीरोइन का पता, ना स्क्रिप्ट का पता। मैंने बोला आपने क्या सोच के फिल्म सोची है? 6 दिन में स्क्रिप्ट भी तैयार करना है, कास्टिंग भी करना है, सब कुछ करना है। एग्जैक्टली। तो मैं घर आया और 3 लाख का चेक मैं सामने रखा और फिर ऐसे बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं इसको वापस करूँ, मैं इसका क्या करूँ यार, ये 3 लाख रुपए मतलब बोझ बनते जा रहे थे मेरे ऊपर। तो मैंने कमर कसी की नहीं यार, करना तो कुछ है ही। एक बहुत बड़ा कांड चल रहा था उस समय, आशाराम जी बापू का। जी। तो मेरे दिमाग में ये सब्जेक्ट शुरू से था कि यार ये जो कांड हुआ है ना, ये कुछ तो है इसमें। तो मैंने पूरे अखबारों पे रिसर्च किया, रात भर जगता रह गया। सुबह 12 बजे तक मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं सारे अखबार खोल के पढ़ रहा था कि आशाराम जी बापू यहाँ का क्या हुआ, उनका क्या वक्तव्य आया, क्या समझ नहीं आया। और फिर मैंने
सारी चीजों को अपने दिमाग में रख लिया और अपने एसोसिएट को बुलाया, जो मेरा पहले भी एसोसिएट रहा था। मैंने बोला कि यार ऐसा है सुधांशु कि ये स्क्रिप्ट है हमारा, लेकिन मुझे भोजपुरी नहीं आती और मुझे जो है राइटिंग करनी है, लेकिन करने का समय नहीं है। तो जो भी मिले उसको कास्ट करो और एक अच्छी सी टीम बनाओ और मुझे ये सिनेमा करना है। तो दूसरे ही दिन हम लोगों ने पता किया कि भोजपुरी में कौन सा हीरो खाली है जिसका समय हो और जो हमें समय दे पाए हमारे इस कोई जरूर हरकत हो कि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, वो आपको फैक्ट मिलेगी, आप मेरे पास शुरू करो। तो फिर मैंने 2 हीरो से कांटेक्ट किया और उनमें से संजोग से खाली से उनकी डेट मिल गई। तो पहले वो मेरा, जैसे ही उन्होंने सुना कि बिना स्क्रिप्ट का डायरेक्टर, तो बोले डायरेक्टर चेंज करो, डायरेक्टर चेंज। तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे कोई डायरेक्टर चेंज नहीं कर पाएगा, यहाँ पे आप चेंज करोगे, डायरेक्टर नहीं रहूंगा, मालूम है। फिर उनको मैंने स्क्रिप्ट सुनाई कि मैंने ऐसा कुछ सोचा है। फिर एक विलन जो बहुत बड़ा नाम था भोजपुरी इंडस्ट्री में, सुशील सिंह का, उनको मैंने कांटेक्ट किया और वो बनारस से थे, तो उनको तुरंत मेरे ऊपर विश्वास हो गया मेरी बातें सुनकर कि ये कर लेगा लड़का। फिर हीरोइनों को कांटेक्ट किया गया और मैं बिना स्क्रिप्ट के एक 1 लाइन 6 पेज की लेके मैं ऑन सेट हो गया। अच्छा। और यहाँ तक हुआ कि मंत्री जी आ गए और मेरे पास न गाना है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है भैया 6 दिन में कौन सा म्यूजिक तैयार होता है। सही बात है। तो मैंने बोला ऐसा ही होता है, जब भी होता है तू किया कर बस। तो वो कर रहा है, लेकिन मेरा मुहूर्त बीता जा रहा है, मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि हम कहाँ ताली लगाएं। तो मैंने हीरो हीरोइन को बुलाया, मैंने बोला एक सहायता करो भाई, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सीन नहीं है, हीरोइन जा रही है, तुम उसको देखते हो और कहते हो कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस टाइप का कोई फर्जी सीन छूट गया मैंने मंत्री जी के सामने। और वहां पे ओपनिंग हो गई, तब तक मेरा गाना आ गया और मैंने पहला गाना शुरू कर दिया। जी चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया कैसे आपके डायरेक्शन की शुरुआत हुई। अच्छा, समय कम है हमारे पास, तो लेकिन जाते थे मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लिखते भी हैं और आपकी बहुत सारी किताबें भी आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें से एक शायरी की गजलों की किताबें हैं, तो मैं चाहूंगा जाते थे आप उसमें एक अपनी मनपसंद एक गजल सुना दें आप। हाँ, ये मैं आपको सुना देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले अमर उजाला में ये प्रकाशित हुई थी ये गजल जी, जो है वही सुनाता हूँ मैं आपको कि लाइन्स है कि कभी भी उम्र की ख्वाहिश कभी भी उम्र की ख्वाहिश बदलने लगती है, शाम आते ही तबीयत मचलने लगती है। क्या बात है। कभी भी उम्र की ख्वाहिश बदलने लगती है, शाम आते ही तबीयत मचलने लगती है, भटक कर आ गया हूँ संभलने की राह पर, अब मुक्त सर सी बात भी उलझने सी लगती है। दिनों का शोर मुझे लगता है आपसा, रात की हालत मुझे खुद सी लगने लगती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल समय जी जी अनुराग जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और 3-4 गजलें सुनते हैं, लेकिन आपने जो कुछ लाइनें सुनाई हैं बहुत खूब। आपके भविष्य के लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका अभिनय, आपका निर्देशन और आपका लेखन ऐसे यूं ही निरंतर चलता रहे और आप बहुत और अच्छे काम करते रहे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और थैंक यू वेरी मच, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, निर्देशक और लेखक अनुराग मिश्रा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।